knowledge का monster. What? Problems को crush करो, success को rush करो. Demolisher. Exam की pressure में ना करो surrender. Demolisher है सबका defender. Formulas भूल गए, concepts weak हैं. DD के साथ all problems obsolete हैं. 3, 2, 1, let's demolish. Doubts को करो finish. 3, 2, 1, let's accomplish. Dreams को करो polish. Doubt demolisher. Toppers का teacher. Feel the heat. Score high, fly higher. Knowledge का fire, never expire. Doubt demolisher. Doubt demolisher. Everybody talk now. Confusion का cloud, mind में है stuck. DD के videos guarantee है good luck. Click करो, watch करो, notes बनाओ. Doubts को goodbye, success को hello बुलाओ. Tick tick boom, demolish the doubt. Tick tick boom, figure it out. Tick tick boom, rise and shine. Tick tick boom, it's DD time. हेलो एवरीवन, आपको पता ही है कि हम रेजिस्टेंस बिफोर रिवोल्ट 1857 को डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक इस अपराइजिंग सीरीज के 3 पार्ट्स हो गए। ये चौथा पार्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने पिछले 3 वीडियोस में देखा कि कैसे भारत के डिफरेंट कोनों से ब्रिटिश ऑपरेशन के खिलाफ रेजिस्टेंस देखने को हमें मिली। ब्रिटिश ऑपरेशन इतना बढ़ गया था, इसने मजबूर किया समाज के डिफरेंट तबकों को कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाए। अभी तक हमने सिविल अपराइजिंग्स देखे, हमने पीजेंट अपराइजिंग्स देखे। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द पार्ट 4, दैट इज ट्राइबल अपराइजिंग्स। तो ट्राइबल अपराइजिंग्स जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम देखें तो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में जितनी भी रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हुई उनमें सबसे ज्यादा अगर हम देखें फ्रूकेट, मिलिटेंट और वायलेंट मूवमेंट अगर कोई थी, अगर कोई रिवोल्ट था, वो ट्राइबल रिवोल्ट्स थे। ये सिर्फ एक आर्मड रेजिस्टेंस नहीं थे बल्कि एक कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रगल भी थी। ट्राइबल रिवोल्ट्स को समझने का फ्रेमवर्क अगर हम देखें तो हम ट्राइबल मूवमेंट्स को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। आज हम एक कैटेगरी को डिस्कस करेंगे और आने वाले जो लेक्चर में है वो हम दूसरे कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बोल रहा था कि इनको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी जो है वो है मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट्स, जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल और सेंट्रल इंडिया के रीजन्स आते हैं जहां से ये रिवोल्ट्स उठे। दूसरी कैटेगरी है नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल रिवोल्ट्स, जिसमें आसाम, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर जैसे एरियाज आते हैं। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट्स पे ही रहेगा। तो यहाँ पे अब सवाल पैदा ये होता है कि ट्राइबल्स ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ इतना वायलेंट रेजिस्टेंस क्यों दिखाया, तो काजेस क्या रहे। तो पहला काज जो है मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट के पीछे वो है ब्रिटिश लैंड पॉलिसीज और ट्राइबल कल्चर का तबाह होना। अगर हम देखें तो ट्राइबल लाइफस्टाइल जो था वो बेस्ड था जॉइंट लैंड ओनरशिप और शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर। ब्रिटिश ने जमींदारी और रायतवारी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया, जो इनके सोशल स्ट्रक्चर को इसने तोड़ दिया। किसके सोशल स्ट्रक्चर को? ट्राइबल्स के सोशल स्ट्रक्चर को। फॉरेस्ट लॉज इंट्रोड्यूस किए गए, हंटिंग, ग्रेजिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है इन लॉज की वजह से रिस्ट्रिक्ट किया गया। ब्रिटिश के यहाँ टिम्बर की बहुत ज्यादा डिमांड थी क्योंकि रेलवे और शिपिंग इंडस्ट्रीज जो है वो उनकी एवोल्यूशन चल रही थी, बिल्ड हो रहे थे, उनकी नीड थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रही थी। तो उनकी डिमांड बढ़ने लगी और इसकी वजह से जो है ट्राइबल्स को फॉरेस्ट से बाहर निकाल दिया गया। सो दिस वाज द फर्स्ट रीजन। दूसरा फैक्टर अगर हम देखेंगे वो है एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स एंड पुलिस। नॉन ट्राइबल मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स हाई इंटरेस्ट लोन्स देकर ट्राइबल्स की लैंड ग्रैब करने लगे थे। पुलिस और ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने जो है ट्राइबल्स को ऑप्रेस किया, जिससे रिजेंटमेंट और बढ़ने लगा। क्रिश्चियन मिशनरीज की बात करें तो उन्होंने भी जो है ट्रेडिशनल ट्राइबल कस्टम्स को चैलेंज किया, जिसको ट्राइबल्स क्या समझने लगे दैट इट इज कल्चरल इन्वेजन, हमारा कल्चर जो है खतरे में है।
तीसरा फैक्टर जो रहा है दैट इज मैसेनिक लीडर्स एंड रिलीजियस बिलीफर्स। ट्राइबल रिवोल्ट्स को अक्सर जो है मैसेनिक लीडर्स ने लीड किया जो डिवाइन पावर्स होने का दावा करते थे। फॉर एग्जाम्पल बिस्रा मुंडा रिवोल्ट 1899 टू 1900 में, जहां भगवान बिस्रा ने ब्रिटिश और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ मूवमेंट चलाई। वैसे ही हमें संथाल रिवोल्ट मिलता है सिद्धू कान्हू का, तो उन्होंने ब्रिटिश और महाजनस के जुल्म के खिलाफ जो है जंग छेड़ दी। तो ये सब रीजंस मैंने आपको बोले, कौन कौन से फैक्टर्स विच वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट्स। ब्रिटिश लैंड पॉलिसीज, exploitation by moneylenders, traders and police, messianic leaders and religious believers। बट इन फैक्टर्स के बावजूद भी ये ट्राइबल रिवोल्ट्स जो थे इनमें बहुत सारी खामियां हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से ये उस स्केल पे सक्सेसफुल नहीं हो पाए और ये सप्रेशन का शिकार हो गए। वीकनेस की अगर हम बात करें तो पहली वीकनेस जो इन ट्राइबल रिवोल्ट्स में थी दैट इज ट्राइबल्स के पास मॉडर्न वेपन्स नहीं थे। ब्रिटिश आर्मी की स्ट्रेटेजिक वारफेयर टेक्निक्स को ट्राइबल्स काउंटर नहीं कर सके। नो नेशन वाइड यूनिटी, हर एक रिवोल्ट अलग अलग जगह छोटे स्केल पर हुआ, तो ये वीकनेस थी। अगर हम ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ट्राइबल रिवोल्ट्स के, जो भी चाहे मेनलैंड रिवोल्ट हो चाहे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का रिवोल्ट हो, अगर हम की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे सब रिवोल्ट्स के, ट्राइबल रिवोल्ट्स के, तो वो ट्राइबल आइडेंटिटी और इथनिक टाइज हमें देखने को मिलती है, इनका कोर कंटेंट होता था। दूसरा अगर हम देखेंगे इनका की कैरेक्टरिस्टिक जो होता था दैट इज मैसेनिक लीडर्स, जिन्होंने रिवोल्ट को मॉरल और रिलीजियस बैकिंग दी। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक इन ट्राइबल रिवोल्ट्स का जो होता था दैट इज वायलेंस अगेंस्ट आउटसाइडर्स, जिसमें ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स और पुलिस शामिल थे। टेक्नोलॉजिकल डिसएडवांटेज हमें इन ट्राइबल मूवमेंट्स में देखने को मिला, आउटडेटेड वेपन्स वर्सेस ब्रिटिश आर्मी के मॉडर्न गन्स, एंड देयर वाज नो सेंट्रल कोऑर्डिनेशन, जिस वजह से हर रिवोल्ट आइसोलेटेड रहा। तो यहां तक मैंने आपको काजेस बोले, यहां तक मैंने आपको ट्राइबल रिवोल्ट्स का फ्रेमवर्क जो है उसको कैसे समझना होता है उसका जो है फ्रेमवर्क मैंने आपको बोला, और हमने जो की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिस्कस करे। मैं आपको यहाँ पे फिर से याद दिलाऊं कि हम खाली मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट्स की बात करने जा रहे हैं, तो मैंने उसके काजेस अभी आपको बोले, जो हम बाद में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे आएंगे तो तब हम उसके काजेस भी ऐसे ही चर्चा में लेंगे। तो करते हैं शुरू। पहली जो ट्राइबल रिवोल्ट या पहला जो ट्राइबल लोगों की यहाँ से जो बगावत स्टार्ट हुई तो उस पे आते हैं, दैट इज द पहाड़ियाज रिवोल्ट 1778। अगर हम थोड़ी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ले तो पहाड़ियाज जो है वो एक मार्शल लड़ाकू ट्राइब थी जो राजमहल हिल्स बिहार झारखंड बॉर्डर में रहती थी। ये लोग हंटिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता था, जंगल का एक हिस्सा जलाकर वो खेती करते थे। ब्रिटिश ने जब बंगाल में अपना कंट्रोल बढ़ाया तो ये ट्राइबल लोग जो थे उनको खतरा होने लगा। जब ब्रिटिश एक्सपैंड करने लगा तो ट्राइबल लोगों के लिए खतरा बन गया। अब ये पहाड़ियाज क्यों उठे, ये रिवोल्ट क्यों उठा? पहले ही मैंने आपको अभी बोला द फर्स्ट काज जो था दैट इज द ब्रिटिश का एक्सपेंशन। पहाड़ियाज की ट्रेडिशनल जमीन पर ब्रिटिश लोग आने लगे थे। दूसरा फैक्टर रेवेन्यू और जमींदारी सिस्टम। ब्रिटिश ने नए टैक्स और रेवेन्यू लॉज लगाए जो ट्राइबल्स को पसंद नहीं आए। तीसरा रीजन कल्चरल क्लैश। पहाड़ियाज एक इंडिपेंडेंट और वैरियर कम्युनिटी थी, उसको ब्रिटिश का रूल एक्सेप्ट नहीं था। क्या हुआ कि 1778 तक आते आते पहाड़ियाज ने ब्रिटिश के खिलाफ बड़ी बगावत कर दी। ब्रिटिश के सोल्जर्स ने पहले फोर्स यूज किया, मगर पहाड़ियाज की गुरीला टैक्टिक्स यानी जंगल में छुप कर लड़ना ब्रिटिश को बहुत परेशान कर गया। आखिरकार ब्रिटिश को डैमनी कोल एरिया डिक्लेयर करना पड़ा। इसका मतलब क्या है कि जो पहाड़ियाज है उनको रिलेटिव इंडिपेंडेंस मिली, उनको कुछ हद तक ब्रिटिशर्स ने जो है ऑटोनॉमी दे दी। किसी स्पेसिफिक लीडर का नाम नहीं मिलता है, मगर जो पहाड़ियाज है उनका कलेक्टिव रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था। इस रिवोल्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ा कि ब्रिटिश को रियलाइज हुआ कि ट्राइबल्स को एकदम से कंट्रोल करना मुश्किल है।
दामनी कोल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई जिसमें ब्रिटिश ने पहाड़ियाज को कुछ फ्रीडम दी लेकिन फिर भी उन्हें इनडायरेक्टली कंट्रोल करना शुरू किया। तीसरा इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये रिवोल्ट फ्यूचर ट्राइबल मूवमेंट्स के लिए एग्जाम्पल बना जिसमें ट्राइबल्स ने अपनी जमीन और आइडेंटिटी के लिए लड़ना सीखा। तो पहाड़ियाज की लड़ने की स्टाइल इतनी यूनिक थी कि ब्रिटिश लोग कहते थे ये जंगल के भूत है, समझने से पहले गायब हो जाते हैं। तो ये हमने पहला रिवोल्ट यहाँ पे फिनिश किया। अब आते हैं दूसरे रिवोल्ट पे। ओके, दैट इज चौर अपराइजिंग 1766 to 1860। चौर एक डेरोगेटरी वर्ड माना जाता है, इसलिए इसको जंगल महल रिवोल्ट भी कहा जाता है, या आप जंगल महल रिवोल्ट भी कह सकते हो। तो ये लोग जो है ये मिदनापुर और बुंकरा जो वेस्ट बंगाल के एरियाज है, जंगली इलाके हैं, उनमें रहते थे। एग्रीकल्चर और हंटिंग ये जो है ये उनके लिवलीहुड का हिस्सा था। अब ये क्यों अपराइजिंग उठी, इसके काजेस क्या थे? पहला ही काज इस अपराइजिंग का था दैट इज फेमिन, भूखमरी हुई, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ। दूसरा रीजन ब्रिटिश की ज्यादा रेवेन्यू डिमांड, जमींदारी सिस्टम और नए टैक्सेस ने लोगों को तंग कर दिया। तीसरा रीजन ट्रेडिशनल लैंड राइट्स का खात्मा, ब्रिटिश ने उनके लैंड्स को नीलाम करना शुरू कर दिया था। अगर हम इवेंट्स की बात करें तो 1766 to 1772 हमें पहला रिवोल्ट इनकी तरफ से देखने को मिलता है, लेकिन वो दबा दिया गया। उसके बाद 1795 से 1816 के टाइम पीरियड में ये फिर से उठे और इन्होंने फिर से रिवोल्ट किया। दुर्जन सिंह जो है वो रायपुर का जमींदार था, वो उन्होंने इसमें जो है शमूलियत की थी, वो एज ए लीडर हम मानते हैं वेस्ट बंगाल में, जो सबसे बड़ी अपराइजिंग उसके अंडर हुई थी। 1500 चौर फाइटर्स ने ब्रिटिश एस्टेट नीलामी रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश ने बहुत ही ब्रूटैलिटी से इसको सप्रेस किया। अगर हम लीडर्स की बात करें इस अपराइजिंग में जो था मधब सिंह, राजा मोहन सिंह, लक्ष्मण सिंह और भी कई ट्राइबल लीडर्स शामिल थे। इम्पैक्ट क्या पड़ा कि ब्रिटिश ने जंगल रीजन्स पे और ज्यादा कंट्रोल लाना स्टार्ट किया। दूसरा रीजन जंगल महल रिफॉर्म्स लाए गए, लेकिन ट्राइबल्स के ट्रेडिशनल राइट्स फिर भी खत्म हो गए। तीसरा इम्पैक्ट ये रिवोल्ट फ्यूचर ट्राइबल अपराइजिंग जैसे कोल और मुंडा मूवमेंट्स के लिए एक इंस्पायरेशन बना। तो ब्रिटिश का कहना था कि चौरस जंगल से ऐसे निकलते हैं जैसे आदमी की जेब से निकलती है गिरवी रखी हुई उम्मीदें। तो यहां तक हमने दो अपराइजिंग्स को देखा। अब हम आते हैं और एक इंपॉर्टेंट अपराइजिंग पे, तो दैट इज कोल रिवोल्ट। कोल रिवोल्ट 1831 to 1832, इसके बारे में देखते हैं। पहले बैकग्राउंड थोड़ा जानते हैं। कोल ट्राइब जो है वो झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बंगाल के फॉरेस्ट एरियाज में रहती थी। ब्रिटिश रूल के आने से पहले ये सेल्फ गवर्निंग ट्राइबल सोसाइटी थी जिसमें लैंड और रिसोर्सेज सबके लिए इक्वल थे। ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज ने इनका ट्रेडिशनल सिस्टम तोड़ दिया। तो काजेस क्या थे? फर्स्ट काज, पहले ही जमींदारी सिस्टम, ब्रिटिश ने जमींदार्स और मनी लेंडर्स को पावर दी जो कोल ट्राइबल्स से अनफेयर टैक्सेस लेने लगे। दूसरा रीजन लैंड एलिनेशन, नॉन ट्राइबल सेटलर्स डिकूज को कोल लैंड पर बसाया गया जिससे उनकी एंसेस्टरल लैंड्स चली गई। तीसरा रीजन फोर्स्ड लेबर, ब्रिटिश ने कोल लोगों को रोड और रेलवे कंस्ट्रक्शन में फोर्स्ड लेबर पे मजबूर किया। चौथा रीजन जुडिशियल एक्सप्लॉइटेशन, ब्रिटिश कोर्ट्स में कोल लोगों को जस्टिस नहीं मिलता था और उनके डिस्प्यूट्स मनी लेंडर्स और जमींदार्स के फेवर में सॉल्व होते थे। जब इतने सारे फैक्टर्स मिले तो एक बॉम्ब बन गया और ये बॉम्ब फट गया और हमें बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिले। 1831 में कोल ट्राइबर्स ने बंदू, सिंगबुम, छोटा नागपुर में ब्रिटिश ऑफिसर्स, मनी लैंडर्स और जमींदार्स पे अटैक किया। बोला भाई बस आप हम पे जुल्म करते हो, हम आवाज उठाते हैं, आपकी अदालतों में जाते हैं तो वहां भी आप फैसला अपने हक में ही देते हो। यहाँ कानून भी आप हो, राजा भी आप हो, अदालत भी आप हो, तो हम कौन है फिर? तो कोल लोगों ने कहा कि अब ऐसी बात नहीं चलने वाली, अब हम आपको दिखाएंगे मसल पावर।
तो कोल ट्राइब्स ने मनी लैंडर्स और जमींदार्स पर अटैक किया, बोला आपकी पिटाई जो है अब हम खुद करेंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और यहाँ पे हमें जो लीडर्स देखने को मिले वो बदू भगत, जौ भगत, मदरा माथो जो है, ये सब जो लीडर्स थे इन्होंने इस अपराइजिंग को लीड किया। गोरिल्ला वारफेयर टेक्निक को अपनाया गया। जो कोल बैरियर्स थे उन्होंने डेंस फॉरेस्ट और माउंटेन्स का यूज करके ब्रिटिश आर्मी पर सडन अटैक्स किए। यहाँ पे हमें बहुत सारे वायलेंट क्लैशेस देखने को मिले। ब्रिटिश ने मार्शल लॉ इम्पोज किया और कोल रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए आर्मी भेजी। और 1832 तक आते आते ब्रिटिश आर्मी ने थाउजेंड्स कोल वॉरियर्स को मैसेकर में मार दिया और रिवोल्ट को क्रैश कर दिया। इम्पैक्ट क्या पड़ा? रिप्रेशन। ब्रिटिश ने कोल ट्राइब के लोगों पर ब्रूटल पुनिशमेंट और एग्जीक्यूशंस की। दूसरा इम्पैक्ट, कोल लैंड्स पर रिस्ट्रिक्शंस। ब्रिटिश ने कोल एरियाज को सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स में कन्वर्ट कर दिया। तीसरा इम्पैक्ट, फ्यूचर ट्राइबल अपराइजिंग्स का बेस। कोल रेबेलियन एक सिंबलिक रेजिस्टेंस बना जो आगे के ट्राइबल मूवमेंट संथाल, मुंडा का इंस्पायरेशन बना। कोल अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, अंग्रेजों की सरकार बर्बाद होगी। तो लोकेशन क्या थी? समरी में हम देखते हैं। लोकेशन मैंने आपको बोला झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल। लीडर्स बादू भगत, जौ भगत, मादरा माथो। काजेस लैंड लॉस, फोर्स्ड लेबर, हाई टैक्सेशन। रिजल्ट ब्रूटली सप्रेस्ड कोल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। अब यहां तक हमने कोल जो रिवोल्ट है उसको डिस्कस किया, इस म्यूटिनी को। अब हम मुंडा अपराइजिंग्स को देखते हैं। तो मुंडा ट्राइब जो है वो झारखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, पहले इसका डेट 1899 टू 1900। तो जो मुंडा ट्राइब है वो झारखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू की एक मेजर ट्राइबल कम्युनिटी थी। ये लोग जो है कुंथा कती सिस्टम फॉलो करते थे। वैकेबलरी में इधर उधर होगा क्योंकि जो वर्ड्स है वो थोड़े ओगड़िया थोगड़िया टाइप के है। तो कुंथा कती सिस्टम फॉलो करते थे। तो जिसमें क्या होता था, इसमें लैंड ट्राइबल कम्युनिटीज के कंट्रोल में होता था। ब्रिटिश रूल के आने के बाद क्या हुआ, इनकी ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को तोड़ दिया गया। मनी लैंडर्स, जमींदार, क्रिश्चियन मिशनरीज का इन्फ्लुएंस बढ़ गया क्योंकि जहां जहां ब्रिटिश जाते थे वहां ये तीन चीजें साथ में जाती थी, मनी लैंडर्स, जमींदार और क्रिश्चियन मिशनरीज। ये टर्माइट्स थे। ये जहां पे भी ब्रिटिश जाते थे वहां उनकी इकोनॉमी, उनकी सोसाइटी, उनके ट्रेडिशंस को ये दीमक चट कर जाते थे। तो काजेस क्या है इस रिवोल्ट के? काजेस की बात करें तो पहला ही काज लैंड एलिनेशन, दैट इज ब्रिटिश पॉलिसीज ने मुंडाज की एंसेस्टरल लैंड्स को नॉन ट्राइबल्स के हाथ में दे दिया। दूसरा रीजन, दूसरा फैक्टर, फोर्स्ड लेबर। ओके, बेगारी सिस्टम, मुंडाज को फ्री लेबर करने पे मजबूर किया गया। तीसरा रीजन, मिशनरी इन्फ्लुएंस। ब्रिटिश क्रिश्चियन मिशनरीज मुंडाज को कन्वर्ट कर रहे थे और उनके ट्रेडिशनल बिलीफ्स को खत्म कर रहे थे। फोर्थ रीजन, अनफेयर टैक्सेशन। ब्रिटिश ने मुंडाज पर हाई रेंट टैक्स लगा दिया जिससे वो और गरीब हो गए। पांचवा रीजन, जुडिशियल एक्सप्लॉयटेशन। कोर्ट्स हमेशा मनी लैंडर्स और लैंडलॉर्ड्स के फेवर में फैसला देते थे। लीडरशिप हमें देखने को मिली बिस्रा मुंडा की। तो बिस्रा मुंडा एक स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर थे। वो आगे आए, उन्होंने कहा कि मेरे पास भगवान का संदेश है, भगवान का संदेश मैं देता हूं। और उन्होंने इन सब को इकट्ठा किया, मुंडाज को, और मुंडाज को सेल्फ रूल, मुंडा राज और ब्रिटिश को हटाने का मैसेज दिया। बोला ये जो मैं आपको मैसेज दे रहा हूं ये मैं घर की मैसेज नहीं दे रहा हूं, ये भगवान का संदेश है, ये डिवाइन मैसेज है कि हमें क्या करना है, सेल्फ रूल इम्पोज करना है। मुंडा राज हमें चाहिए, हमें इन गुंडा राज नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें मुंडा राज चाहिए। तो ब्रिटिश को हटाने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे और इनको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बिस्रा मुंडा ने एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट शुरू की जो वायलेंट रेजिस्टेंस और ट्राइबल यूनिटी पर बेस्ड था। फिर इवेंट्स की बात करें तो 1895 में बिस्रा मुंडा ने मुंडाज को ट्राइबल यूनिटी और ब्रिटिश के खिलाफ स्ट्रगल का मैसेज दिया। 1899 में रिवोल्ट शुरू हुआ। मुंडाज ने ब्रिटिश ऑफिसर्स, पुलिस स्टेशन, क्रिश्चियन मिशनरीज पर अटैक किया। गोरिल्ला वारफेयर को अपनाया गया। उन्होंने जंगल्स, हिल्स का यूज करके ब्रिटिश आर्मी पर सडन अटैक्स किए। जनवरी 1900 तक आते आते ब्रिटिश आर्मी ने दुम्बारी हिल्स और
दुम्बारी हिल्स में जो है वो एक मेजर बैटल लड़ी और मुंडाज को ब्रूटली क्रश कर दिया। अरेस्ट हो गया बिस्रा मुंडा 9 जून 1900 में। तो बिस्रा मुंडा अरेस्ट किए गए और मिस्टीरियस कंडीशंस में जेल में वो मर गए। इम्पैक्ट क्या रहा? पहला इम्पैक्ट, सप्रेस किया गया रिवोल्ट, ब्रिटिश ने रिवोल्ट को ब्रूटली क्रैश कर दिया। दूसरा इम्पैक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट हमें देखने को मिलता है। याद रखिएगा, इसके बाद, इस मुंडा रिवोल्ट के बाद हमें छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट देखने को मिला 1908 में, और इस लॉ के अंदर मुंडास और दूसरे ट्राइब्स को लैंड प्रोटेक्शन मिली। आउटसाइडर्स के लिए लैंड एक्विजिशन लिमिट लगाई गई। बिस्रा मुंडा एज ए ट्राइबल आइकन बना। आज भी बिस्रा मुंडा एक हीरो के रूप में देखे जाते हैं और झारखंड के ट्राइबल कल्चर में उनका डीप इम्पैक्ट है। तो समरी लेते हैं। लोकेशन मैंने आपको बोला छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड। लीडर बिस्रा मुंडा। काजेस, लैंड लॉस, फोर्स्ड लेबर, हाई टैक्सेशन, मिशनरी इन्फ्लुएंस। मेन बैटल दम्बोरी हिल्स बैटल 1900 में। रिजल्ट क्या निकला? सप्रेस किया गया, बिस्रा मुंडा अरेस्ट हुआ, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये था मुंडा रिवोल्ट। तो अब हम देखते हैं संथाल रिवोल्ट। तो संथाल पे आते हैं। संथाल रिवोल्ट 1855 से 1856 तक चला। तो बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाते हैं। संथाल ट्राइब जो थी वो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के फॉरेस्टेड रीजन्स में रहती थी। ये लोग जो है फार्मिंग और हंटिंग पर डिपेंडेंट थे और ब्रिटिश रूल के आने के बाद जमींदार्स और मनी लैंडर्स ने इनको भी एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। काजेस क्या है इस रिवोल्ट के? जमींदारी सिस्टम। ब्रिटिश ने जमींदार्स और मनी लैंडर्स को पावर दी, जिससे संथालस जो है बाउंडेड लेबर और हैवी टैक्सेस के शिकार हो गए। डेब्ट ट्रैप, मनी लैंडर संथाल को हाई इंटरेस्ट लोन्स देते थे, फिर उनकी लैंड जब्त कर लेते थे। तीसरा रीजन फोर्स्ड लेबर। ब्रिटिश रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए संथाल से बेगार फोर्स्ड लेबर लिया जाता था। चौथा रीजन कल्चरल सप्रेशन। ब्रिटिश मिशनरीज संथाल्स को कन्वर्ट कर रहे थे, जो उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी के लिए खतरा था। इवेंट्स क्या देखने को मिले? जून 30, 1855 में सिद्धू और कन्हू मुर्मू ने 10,000 संथाल्स को मोबालाइज किया और ब्रिटिश के अगेंस्ट आर्म्ड रिवोल्ट की अनाउंसमेंट कर दी। बोला बस हुआ, हम इतना नहीं सह सकते। जमींदारी सिस्टम, डेब्ट ट्रैप, फोर्स्ड लेबर, कल्चरल सप्रेशन, हद होती है यार। आखिर हम बर्दाश्त करें तो करे कब तक? तो इन्होंने आर्म्ड रेजिस्टेंस स्टार्ट की 30 जून 1855 में, और संथाल्स ने जमींदार्स, मनी लैंडर्स और ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऑफिसर्स और पुलिस स्टेशंस पर अटैक किया। गोरिल्ला वारफेयर चली। संथाल्स ने फॉरेस्टर्स का एडवांटेज लेकर ब्रिटिश फोर्सेस को हराने की कोशिश की। बट क्या होना था? ब्रूटल ब्रिटिश सप्रेशन जो होता आ रहा था। ब्रिटिश ने रिटेलिएशन में संथाल्स के विलेजेस जला दिए, बस्तियों में ही आग लगा दी और थाउजेंड्स को मार दिया गया। 1856 तक आते आते ब्रिटिश आर्मी ने रिवोल्ट को क्रश कर दिया और सिद्धू कान्हू को एग्जीक्यूट कर दिया गया, जो इस रिवोल्ट का लीडर था। इम्पैक्ट क्या पड़ा? संथाल परगना सेपरेट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ब्रिटिश ने संथाल्स के लिए एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन बनाया। दूसरा इम्पैक्ट, ट्राइबल आइडेंटिटी और रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गई। संथाल रिवोल्ट एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बन गया, जो आगे के ट्राइबल मूवमेंट्स के लिए बेस बना। थर्ड रीजन, लैंड रिफॉर्म्स। ब्रिटिश ने संथाल्स को फार्मिंग लैंड्स के लीगल रिकॉग्निशन दी। तो समरी लेते हैं। लोकेशन बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। लीडर्स सिद्धू, कन्हू, चंद, भैरव मुर्मू, ये सब लीडर्स थे। काजेस, लैंड एक्सप्लॉइटेशन, डेब्ट ट्रैप एंड फोर्स्ड लेबर। रिजल्ट, दे क्रश्ड द रिवोल्ट, फॉर्मेशन ऑफ संथाल परगना। तो यहां तक हमने संथाल्स को भी देखा। अब जो हमारा और एक जो रिवोल्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दैट इज द खोंड रिवोल्ट, KHOND, खोंड रिवोल्ट। तो उस पे आते हैं। खोंड अपराइजिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 1837 टू 1856 डेट है। खोंड लोग जो है वो ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट में बसने वाली एक इंडिजीनियस ट्राइबल कम्युनिटी थी। ये लोग हंटिंग,
शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और ट्रेडिशनल कस्टम्स को फॉलो करते थे। ब्रिटिश रूल ने इनके लिए एक बड़ा थ्रेट क्रिएट किया। उन्होंने खोंड्स की ऑटोनॉमी खत्म करनी शुरू कर दी। तो काजेस की बात करते हैं। पहला काज, ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन कस्टम्स। ब्रिटिश ने मरीहा सिस्टम, दैट इज द ह्यूमन सैक्रिफाइस रिचुअल, जो खोंड्स का एक रिचुअल था, ओके, ये ह्यूमन की सैक्रिफाइस देते थे। कौन? खोन ट्राइब। तो ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने ये बंद करने की कोशिश की। तो खोंड्स की रिलीजियस प्रैक्टिस थी, तो वो इससे नाराज हो गए। दूसरा काज, लैंड पॉलिसीज। ब्रिटिश की लैंड रेवेन्यू सिस्टम ने खोंड्स की ट्रेडिशनल शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को डिसरप्ट कर दिया। तीसरा रीजन, फॉरेस्ट लॉज। ब्रिटिश ने फॉरेस्ट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिससे खोंड्स का लिवलीहुड और फ्रीडम खत्म हो गया। चौथा रीजन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। जमींदारों और मनी लैंडर्स ने हाई इंटरेस्ट लोन्स देकर जो है खोंड्स को डेड ट्रैप बॉन्डेज में फंसा दिया। इवेंट्स अगर हम देखेंगे तो पहले ही हम देखते हैं कि जो लीडर था वो था चक्रा बिसोई। चक्रा बिसोई ने क्या किया, उसने किया 1837 में एक रिवोल्ट स्टार्ट, और ये गोरिल्ला वारफेयर था जो हिल्स और डिफेंस फॉरेस्ट्स में फाइट किया गया। खोंड्स ने ब्रिटिश ऑफिसर्स और एजेंट्स को मारना शुरू कर दिया और ब्रिटिश ने मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च किए और चक्रा बिसोई को कैप्चर करने की कोशिश की। 1855 तक आते आते रिवोल्ट फुल फोर्स में चलता रहा, लेकिन ब्रिटिश ने फाइनली इसको क्रश कर दिया और चक्रा बिसोई डिसअपियर हो गया और उसका आगे कोई पता नहीं चला। इम्पैक्ट क्या पड़ा? ब्रिटिश ने खोंड एरियाज का डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया, इनकी ऑटोनॉमी को खत्म कर दिया गया, मरीहा सिस्टम ऑफिशियली खत्म कर दिया गया, लेकिन खोंड्स का रिजेंटमेंट ब्रिटिश के खिलाफ और बढ़ गया, ह्यूमन सैक्रिफाइस को बंद कर दिया गया। और ये रिवोल्ट ट्राइबल रेजिस्टेंस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो दिखाता है कि ब्रिटिश पॉलिसी सिर्फ प्लेन्स में लोगों के लिए नहीं बल्कि ट्राइबल्स के लिए भी एक डिजास्टर थी। फ्रीडम इज द बर्थ ऑफ द फॉरेस्ट एंड ब्रिटिश ट्राई टू टेक इट अवे। तो फैक्ट समरी लेते हैं। तो लोकेशन ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। लीडर चक्रा बिसोई। काजेस, ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन ट्रेडिशंस, लैंड एंड फॉरेस्ट पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। रिजल्ट, ब्रिटिश सप्रेशन, ट्राइबल ऑटोनॉमी खत्म हो गई। तो खोंड अपराइजिंग भी हमने देखी। अब आते हैं कोया अपराइजिंग में। कोया तो कोया रिवोल्ट्स पे हम आते हैं। कोया रिवोल्ट्स 1879 to 1880, 1886 to 1887. This was a tribal uprising in eastern India. तो कोया ट्राइब जो है वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के हिली फॉरेस्ट रीजन गोदावरी बेल्ट में रहती थी। ये लोग सेल्फ सफिशिएंट और पीसफुल थे, लेकिन ब्रिटिश रूल के आने के बाद इनके ट्रेडिशनल लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। काजेस क्या है? काजेस, पहला काज जो है वो लैंड एक्सप्लॉयटेशन है। ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से कोया लोग अपनी जमीन खोते गए और जमींदार्स, मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स का ज्यादा कंट्रोल हो गया। दूसरा रीजन, फोर्स्ड लेबर, बेगारी सिस्टम। कोया ट्राइबल्स को ब्रिटिश ऑफिसर्स और लैंडलॉर्ड्स के लिए फ्री लेबर करना पड़ता था। तीसरा रीजन, हैवी टैक्सेशन। ब्रिटिश ने कोया लोगों पर हाई टैक्सेस लगा दिए जो उनके लिए पे करना मुश्किल हो गया। चौथा रीजन, फॉरेस्ट लॉज। नए ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज ने ट्राइबल्स के हंटिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन राइट्स को खत्म कर दिया। पांचवा रीजन, ऑपरेशन बाय पुलिस एंड जमींदार्स। पहले पानी पीता हूं। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स, पुलिस और जमींदार ट्राइबल्स पर अत्याचार कर रहे थे और उनकी शिकायतें थी उनको इग्नोर किया जाता था। उसके बाद लीडर्स का उठना, क्योंकि जहां पे भी रिवोल्ट उठता था वहां तो लीडर्स का सीन में आना बहुत जरूरी था। तो यहाँ पे लीडरशिप जो सीन में आई वो तोमा सोरा और राजा अनंतयार हमें देखने को मिलता है। तोमा सोरा जो है वो कोया ट्राइबल लीडर था जिन्होंने फर्स्ट फेज में 1879 से 1880 का रिवोल्ट जो है उसको लीड किया। उसके बाद सेकंड फेज में हमें और एक लीडर देखने को मिला, दैट इज राजा अनंतयार। वो सेकंड फेज में फ्रॉम 1886 to 87 का लीडर था जो एंटी ब्रिटिश और ट्राइबल ऑटोनॉमी का सपोर्टर था।
1879 to 1880 रिवोल्ट में क्या हुआ कि कोया ट्राइबल्स ने मनी लैंडर्स, जमींदार्स, ब्रिटिश ऑफिशल्स पर अटैक किया। तोमा सोरा ने जो है ब्रिटिश के खिलाफ वायलेंट रेजिस्टेंस किया और ब्रिटिश ने इस रिवोल्ट को क्रश कर दिया और तोमा सोरा को मार दिया गया। फिर दूसरा फेज हमें इस रिवोल्ट का देखने को मिला इन 1886 टू 1887। कोया ट्राइबल्स ने रामपा रिवोल्ट 1879 टू 1880 से इन्फ्लुएंस लेकर फिर से ब्रिटिश और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ रिवोल्ट किया। पुलिस स्टेशंस और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक किया गया। ब्रिटिश ने रिवोल्ट को फोर्सफुली सप्रेस कर दिया और कोया लीडर्स को एग्जीक्यूट किया गया। इम्पैक्ट क्या पड़ा? फर्स्ट इम्पैक्ट रिप्रेशन बाय ब्रिटिश, रिवोल्ट को ब्रूटली सप्रेस कर दिया गया और ट्राइबल्स को पुनिश किया गया। दूसरा इम्पैक्ट नो मेजर पॉलिसी चेंज, ब्रिटिश ने फॉरेस्ट लॉज और टैक्सेशन को रिलैक्स नहीं किया। तीसरा रीजन इंस्पायरेशन फॉर फ्यूचर मूवमेंट्स, और ये रिवोल्ट बाद में ट्राइबल मूवमेंट्स के लिए एक इंस्पायरेशन बना जिसमें हमें गुडिम रामपा रिवोल्ट 1916-24 मिलता है, वो इससे इंस्पायर हुआ। मतलब डोमिनो इफेक्ट तो पड़ता ही था। तो समरी लेते हैं। लोकेशन गोदावरी बेल्ट, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। लीडर्स तोमा सोरा पहले फेज का लीडर 1879 to 80, दूसरे फेज का लीडर राजा अनंतयार 1886 to 87। काजेस लैंड लॉस, फोर्स्ड लेबर, हाई टैक्सेशन, पुलिस ऑपरेशन। रिजल्ट ब्रिटिश ऑपरेशन, ट्राइबल कैजुअलिटीज एंड रिवोल्ट क्रैशड। तो ये हमने देखा कोया देखा हमने, हाँ कोया रिवोल्ट्स देखे हमने। तो अब बिल्स की बात करते हैं। ये वो बिल नहीं है जो हम पे करते हैं, इट इज बिल, BHIL। बिल रिवोल्ट्स 1818 to 1847, ट्राइबल रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। बिल ट्राइब जो है वो वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के फॉरेस्ट एरियाज और हिली एरियाज में रहती थी। ये वैरियर ट्राइब थी जो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल और लोकल रूलर्स के साथ एफिलिएशन के लिए फेमस थी। ब्रिटिश के आने से उनके ट्रेडिशनल वेज डिसरप्ट हो गए जो रिवोल्ट का सबब बने। तो काजेस, पहला काज ब्रिटिश एक्सपेंशन 1818। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा एम्पायर को हराकर बिल एरियाज पर कंट्रोल ले लिया। दूसरा रीजन लॉस ऑफ ट्रेडिशनल ऑटोनॉमी। बिल हमेशा सेल्फ गवर्निंग थे लेकिन ब्रिटिश ने उनको फोर्सफुली इंटीग्रेट करना शुरू किया। तीसरा रीजन लैंड एलिनेशन। ब्रिटिश ने लैंडलॉर्ड्स और मनी लैंडर्स को ज्यादा कंट्रोल दे दिया जिससे बिल्स अपनी जमीन से जो है उन्होंने अपनी जमीन पर हक खो दिया। चौथा रीजन एक्सप्लॉइटेशन एंड ऑपरेशन। ब्रिटिश ऑफिसर्स और लोकल जमींदार्स ने बिल्स को टैक्सेशन और डेब्ट सिस्टम के जरिए एक्सप्लॉइट किया। पांचवा रीजन फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्शंस। नए फॉरेस्ट लॉज ने बिल के हंटिंग, शिफ्टिंग, एग्रीकल्चर पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। तो हमें बहुत सारे रिवोल्ट्स इनके देखने को मिलते हैं। तो हम उन सारे रिवोल्ट्स की जो है चर्चा, उन सब रिवोल्ट्स को चर्चा में लेते हैं। तो मेजर बिल रिवोल्ट्स देखेंगे, सारे नहीं देखेंगे, जो भी मेजर है उनको देखेंगे। बिकॉज हर एक चिंगारी को देखना जरूरी नहीं है। कुछ चिंगारियों को देखो तो आपको आग का अंदेशा खुद होने लगेगा। बिल रिवोल्ट ऑफ 1818 to 1822, राजस्थान और मालवा रीजन। लीडर लोकल बिल चीफ्स। इवेंट ब्रिटिश के खिलाफ रेड्स और गुरिल्ला वारफेयर इन्होंने स्टार्ट किया। आउटकम ब्रिटिश ने बिल्स के साथ पीस सेटलमेंट की कोशिश की लेकिन उनकी ट्रेडिशनल ऑटोनॉमी खत्म हो गई। फिर हमें दूसरा बिल रिवोल्ट देखने को मिला 1825 to 1826। कहा? महाराष्ट्र, खानदेश में। लीडर कौन था इसका? सीमा और बाकी बिल चीफ्स। क्या हुआ कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ मास रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गई और पुलिस और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक्स हमें देखने को मिले। आउटकम क्या निकला? ब्रिटिश ने फोर्स यूज किया और बिल लीडर्स को सप्रेस किया। उसके बाद फिर से बिल्स उठे 1831 में खानदेश, महाराष्ट्र में। लीडर कौन था? बिल लीडर्स थे। कहां से स्टार्ट हुआ? सतपुरा हिल्स से। इवेंट क्या हुआ? जमींदारों और मनी लैंडर्स के एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ लार्ज स्केल रिवोल्ट हुआ। आउटकम क्या निकला? ब्रिटिश ने ब्रूटल सप्रेशन किया और बिल्स को सर्व पनिशमेंट मिली। चौथा बिल रिवोल्ट 1846 to 47, महाराष्ट्र में। लीडर कौन था? भीमा नायक, फेमस बिल लीडर। भीमा नायक ने क्या किया? उन्होंने ब्रिटिश और एक्सप्लॉइटेटिव जमींदारों के खिलाफ आर्मर्ड स्ट्रगल स्टार्ट किया। बंदूक उठाई और ब्रिटिश ने भीमा नायक को अरेस्ट किया, एग्जीक्यूट कर दिया, जिससे रिवोल्ट क्रैश हो गया। इम्पैक्ट क्या पड़ा इन सब रिवोल्ट्स का? पहला इम्पैक्ट ब्रूटल सप्रेशन। ब्रिटिश ने बिल्स पर फोर्स और मिलिट्री कैंपेन्स का इस्तेमाल किया। दूसरा इम्पैक्ट डिस्प्लेसमेंट एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन। बिल्स को फॉरेस्ट और फर्टाइल लैंड से हटा दिया गया जिससे
को पुअर्टी और स्टारवेशन बढ़ गई। तीसरा इम्पैक्ट ब्रिटिश रिफॉर्म्स। ब्रिटिश ने बिल्स को पैसिफाई करने के लिए बिल कॉर्पस 1825 एस्टैब्लिश किया, जिसमें बिल्स को ब्रिटिश आर्मी का पार्ट बना दिया गया। बोला अब आपको लड़ने का इतना ही शौक है, चलो हमारे टीम ज्वाइन करो और हमारे इंटरेस्ट के लिए लड़ो। चौथा इम्पैक्ट इंस्पायरेशन फॉर फ्यूचर मूवमेंट्स। बिल रिवोल्ट, फ्यूचर ट्राइबल अपराइजिंग्स 1857 रिवोल्ट के ट्राइबल पार्टिसिपेशन के लिए एक एग्जाम्पल बना। तो समरी लेते हैं। लोकेशन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। लीडर सीमा, भीमा नायक और बाकी बिल चीफ्स। काजेस ब्रिटिश कंट्रोल, लैंड एलिनेशन, हाई टैक्स, फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्शंस। रिवोल्ट स्टाइल क्या था? गुरीला वारफेयर, आर्म्ड रेजिस्टेंस और लोकल रेड्स। रिजल्ट क्या निकला? रिवोल्ट क्रश्ड, बिल कॉर्पस फॉर्मड एंड लैंड डिस्पोजिशन कंटिन्यूड। तो ये हमने बिल्स का भी देखा। अब कोली राइजिंग्स पे आते हैं। कोली राइजिंग्स 1829 to 1860। ट्राइबल रेजिस्टेंस इन वेस्टर्न, इट इज कोली राइजिंग्स। ओके, अभी हमने देखा था कोया, ये डिफरेंट है, ये कोली है। तो कोली ट्राइबल्स जो है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के हिली और फॉरेस्ट रीजन्स में रहते थे। ये वैरियर कम्युनिटी थी, पहले मराठास के अंडर थी। जब ब्रिटिश ने मराठास को हराया 1818 में, तो कोली ट्राइब्स का रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गया। तो काज क्या है? पहला काज ब्रिटिश एनेक्सेशन 1818। ब्रिटिश ने मराठा एम्पायर को डिफीट किया और कोली डोमिनेशन एरियाज पर कंट्रोल लिया। दूसरा रीजन हैवी टैक्सेशन। ब्रिटिश ने हाई टैक्सेस, रेवेन्यू पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जो कोली फार्मर्स और लेबर्स के लिए बर्डन बन गया। तीसरा रीजन एक्सप्लॉइटेशन बाय मनी लैंडर्स एंड जमींदार्स। ब्रिटिश के सपोर्ट से मनी लैंडर्स और जमींदार ज्यादा एक्सप्लॉइट करने लगे। चौथा रीजन रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेडिशनल लिवलीहुड। कोलीज को बैंडिटरी और लूटिंग से गुजर बसर होता था। वो लूट के जरिए अपना जो सामान, जो खर्चा पानी था वो चलाते थे, जो ब्रिटिश ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया। पांचवा रीजन सप्रेशन ऑफ ट्राइबल फ्रीडम। ब्रिटिश पॉलिसीज ने कोलीज के सेल्फ गवर्निंग लाइफस्टाइल को थ्रेटन कर दिया। तो फिर हमें बहुत सारी कोली राइजिंग्स देखने को मिली। कोली रिवोल्ट 1829 to 30 गुजरात और महाराष्ट्र में। तो इवेंट क्या हुआ कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ आर्मड रेजिस्टेंस इन्होंने स्टार्ट किया और ब्रिटिश ऑफिसर्स और जमींदार्स पे लार्ज स्केल पे इन्होंने अटैक किया। ब्रिटिश ने मिलिट्री फोर्स से रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। फिर इन्होंने रेस्ट लिया 1839 तक, आराम इन्होंने किया और 1839 में फिर से इनमें जुनून बढ़ा और महाराष्ट्र, अहमदनगर और नासिक के एरियाज में इन्होंने फिर से रिवोल्ट स्टार्ट किया। लीडर कौन था? चिमाजी कोली। ब्रिटिश ऑफिसर्स, पुलिस और जमींदार पे अटैक फिर से किए और ब्रिटिश ने चिमाजी और उसके सपोर्टर्स को एग्जीक्यूट किया। फिर 1839 से लेके 1844 तक इन्होंने फिर से रेस्ट किया, आराम किया। तो उसके बाद फिर से इन्होंने रिवोल्ट किया महाराष्ट्र और गुजरात में और रामसोई कोलीज और लोकल कोली चीफ्स जो है वो इकट्ठे आ गए। गुरीला वारफेयर को अपनाया, लूट करना स्टार्ट किया और ब्रिटिश सप्लाई लाइन्स पे अटैक करना स्टार्ट किया। ब्रिटिश ने स्ट्रिक्ट मिलिट्री एक्शन लिया और रिवोल्ट को क्रैश कर दिया। फिर 1857 से फिर से उठे इंडियन रिवोल्ट के दौरान, मतलब जब रिवोल्ट 1857 चल रहा था और कोली वॉरियर्स ने क्या किया, 1857 रिवोल्ट के दौरान भी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई की और ब्रिटिश ने हार्श पनिशमेंट दी और कोली लैंड्स को सीज कर दिया। बोला अब नहीं चलने वाला, आप कुछ टाइम तक रेस्ट करते हो, फिर से उठते हो, फिर से रेस्ट करते हो, फिर से उठते हो, अब हम आपकी जमीनें ही छीन लेते हैं, तो आपके घर ही छीन लेंगे, तो फिर हम देखेंगे आप कैसे करोगे। तो इम्पैक्ट क्या पड़ा? ब्रूटल सप्रेशन। ब्रिटिश ने कोलीज पर हार्श मिलिट्री कैंपेन्स चलाए। दूसरा इम्पैक्ट लॉस ऑफ एटॉनमी, कोलीज की सेल्फ रूल और इंडिपेंडेंस खत्म हो गई। तीसरा इम्पैक्ट क्रैक डाउन ऑन कोली बैंडिटरी। ब्रिटिश ने कोलीज पर स्ट्रिक्ट लॉज इंपोज कर दिए और उनके गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स को कंट्रोल कर दिया। चौथा रीजन लैंड एंड इकोनॉमिक हार्डशिप। कोली कम्युनिटीज को लैंड एलिनेशन का सामना करना पड़ा, जिससे पॉवर्टी बढ़ गई। पांचवा इम्पैक्ट कंट्रीब्यूशन टू फ्यूचर अपराइजिंग। 1857 रिवोल्ट के दौरान भी कोलीज एक्टिवली रजिस्ट कर रहे थे। की फैक्ट्स लेते हैं, समरी लेते हैं। लोकेशन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। लीडर्स चिमाजी कोली, रामसॉय कोलीज, लोकल चीफ्स, काजेस, हैवी टैक्सेशन, लैंड एलिनेशन, रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, रिवोल्ट स्टाइल, गुरिल्ला वारफेयर, लूटिंग, अटैक्स ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल्स, रिजल्ट ब्रिटिश सप्रेशन, इकोनॉमिक हार्डशिप्स फॉर कोलीज। तो यहां तक हमने कोलीज को देखा। अब आते हैं हम रामसोई राइजिंग्स पे। रामसोई राइजिंग्स को देखेंगे तो इतना काफी है, तो और भी बहुत सारे हैं, मुझे लगता है
हमने बहुत सारी डिस्कस की। तो रामसोई राइजिंग्स 1820 टू 1829, 1840s, 1879, ट्राइबल रेजिस्टेंस इन महाराष्ट्र। बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। रामसोई, या आप इनको कह सकते हो रामोसी, ओके, रामोसीज या रामसोई दोनों आप कह सकते हो। रामोसीज जो है महाराष्ट्र के हिल ट्राइब्स थे, RAMOSIS, रामोसीज महाराष्ट्र के हिल ट्राइब्स थे, जो पहले महाराष्ट्र के मिलिट्री स्कॉट्स एंड वॉरियर्स के रूप में काम करते थे। ये लोग मराठा पेशवा के अंडर रहे, लेकिन 1818 में ब्रिटिश ने मराठास को हरा दिया और रामोसीज के लिए समस्या बढ़ गई, तो इन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया, काज क्या है, ब्रिटिश एनेक्सेशन 1818, मराठा रूल खत्म होने के बाद ब्रिटिश ने रामोसीज को इग्नोर कर दिया, उनका रूल खत्म हो गया। दूसरा रीजन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड हार्डशिप्स। रामोसीज मराठा आर्मी में सर्व करते थे, लेकिन ब्रिटिश ने उन्हें नौकरी नहीं दी। तीसरा रीजन, हैवी टैक्सेशन एंड लैंड इश्यूज। ब्रिटिश पॉलिसीज ने रामोसीज के रेवेन्यू सोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। चौथा रीजन, रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेडिशनल लिवलीहुड। रामोसीज का लूट मार और बैंडेटरी से गुजर बसर होता था, जो ब्रिटिश ने इलीगल कर दिया। पांचवा रीजन, डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ब्रिटिश के हार्श पॉलिसीज और ऑपरेशन रामोसीज की अपराइजिंग का कारण बनी। तो बहुत सारे हमें रामोसी राइजिंग्स देखने को मिलते हैं। पहले राइजिंग की बात करते हैं अपराइजिंग की। तो रामोसी रिवोल्ट 1820 टू 1829 चित्तर सिंह की लीडरशिप में उठा। चित्तर सिंह इसका लीडर था। लोकेशन सतारा, महाराष्ट्र। रामोसीज ने ब्रिटिश ऑफिसर्स और रेवेन्यू कलेक्टर्स पर अटैक्स किए और आउटकम निकला कि ब्रिटिश ने स्ट्रिक्ट मिलिट्री एक्शन ली और रिवोल्ट को क्रैश कर दिया। फिर रामोसी रिवोल्ट 1840s में फिर से उठा। चित्तर सिंह का दोबारा अपराइजिंग में आना, तो ब्रिटिश के अनजस्ट पॉलिसीज के खिलाफ जो है रामोसीज ने रिवोल्ट किया और इसको फिर से सप्रेस किया गया। फिर रामोसी रिवोल्ट हमें 1879 में देखने को मिलता है, वासुदेव बलवंत फडके की लीडरशिप में। फडके ने रामोसी को एक नेशनलिस्ट मूवमेंट में कन्वर्ट किया और ब्रिटिश रूल के खिलाफ आर्मर्ड स्ट्रगल लीड किया। उनका एम ब्रिटिश रूल को खत्म करना था और उन्होंने गोरिल्ला वारफेयर अपनाया। लूटिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड गवर्नमेंट खजाने भी उन्होंने लूट दिए। तो ब्रिटिश ने फडके को पकड़कर जेल में डाल दिया 1880 में और रिवोल्ट सप्रेस हो गया। तो इम्पैक्ट क्या पड़ा इन रामोसी राइजिंग्स का, ओके। रामोसी राइजिंग्स का इम्पैक्ट ये पड़ा कि ब्रिटिश के खिलाफ ट्राइबल रेजिस्टेंस का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल बना। दूसरा इम्पैक्ट, ब्रिटिश ने रामोसीज पर जो है ब्रूटल मिलिट्री एक्शन लिया। वासुदेव फडके कंट्रीब्यूशन जो है, उन्होंने 1879 रिवोल्ट एक नेशनलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा बना दिया और रामोसीज ने मराठा स्टाइल गोरिल्ला वारफेयर अपनाया, जो फ्यूचर रिवोल्ट्स के लिए एक स्ट्रैटेजी बनी। तो समरी लेते हैं। लोकेशन महाराष्ट्र, सतारा, पुणे, कोंकण रीजन। लीडर्स चित्तर सिंह, वासुदेव बलवंत फडके। काजेस, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक हार्डशिप, ब्रिटिश ऑपरेशन। Revolt style, guerrilla warfare, looting, attacks on British officials. Result, suppression by British and inspiration for future resistance. तो ये कहानी उन सभी ट्राइबल अपराइजिंग्स की है जो ब्रिटिश ऑपरेशन के खिलाफ एक मजबूत आवाज बनी, जो हमने कहानियां अभी तक देखी। इन सभी मूवमेंट्स ने सिर्फ एक रिवोल्ट नहीं बल्कि जागरूकता भी पैदा की कि अपनी जमीन, अपनी संस्कृत, अपनी पहचान के लिए लैंड जरूरी है। चाहे संथाल हो, बिल हो, कोया हो, रामोसी हो, हर एक अपराइजिंग ने आगे आने वाले संग्राम को एक मिसाल दी। ये रिवोल्ट्स भले ही दबा दिए गए, लेकिन इनकी चिंगारी कभी बुझी नहीं। ये चिंगारी 1857 की फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस और आगे चलकर फ्रीडम स्ट्रगल का एक हिस्सा बनी। तो याद रखो, इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं होती बल्कि सीखने की भी चीज होती है। गुड लक। बाकी आपको कहीं पे भी कोई डाउट रहा हो आप पूछ सकते हो, आप का स्वागतम है। तो बाकी वैल्यू एडिशन कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक। वॉच करो नोट्स बनाओ, डाउट्स को गुड बाय, सक्सेस को हेलो बुलाओ। टिक टिक बूम, demolish the doubt.